सेंटेंस स्ट्रक्चर आज का जो टॉपिक है। सेंटेंस क्या होता है? व्हाट इज सेंटेंस? डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस: अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का एक मजमूआ होता है, दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, जिसमें एक मुकम्मल थॉट होती है, यानी बात पूरी हो जाती है, समझ आती है, आधी बात नहीं होती। इट टिपिकली कंटेन्स अ सब्जेक्ट, जिसे मुस्नद इलैह कहते हैं, और who or what the sentence is about, who or what the sentence is about, who आपको पता है इंसान के लिए लगता है, what किसी चीज के लिए भी लगता है, यानी उसका वो जो जुमला है किस इंसान या किस चीज के बारे में है, इनफैक्ट किस नाउन के बारे में है। एंड प्रीडिकेट मुस्नद, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, यानी वो जो सब्जेक्ट है, वो जो नाउन है, उसके बारे में क्या बात की गई है, क्या कहा गया है, उसको मुस्नद या प्रीडिकेट कहते हैं। सेंटेंस मस्ट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, सेंटेंस का आगाज जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। एंड विद अ पंक्चुएशन मार्क सच एज अ पीरियड या फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। और जो उसका इख्तिताम है वो इसके साथ होना चाहिए, या तो उसके एंड पे फुल स्टॉप है, या सवालिया निशान है, या इस्ताजाबिया है। तो उसके एग्जांपल्स हैं जैसे द कैट स्लेप्ट ऑन द काउच, फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग। तो स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंस, जो सिंपल सेंटेंस होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? सादा जुमला, यानी जिसमें सब्जेक्ट एक हो और उसके बाद जो वर्ब है वो एक हो या दो हो, या बहरहाल सादा यानी सब्जेक्ट और वर्ब एक हो, एक एक क्लास हो, सब्जेक्ट और वर्ब एक ही हो। वर्ब एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पे सब्जेक्ट उसका एक ही हो, तो सिंपल सेंटेंस होते हैं। अब वो कहता है कि आ सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर कंटेन, उसके जो हिस्से होते हैं वो उसका सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जुमले दो तरह से होते हैं, एक हमने उर्दू में पढ़ा होता है जुमला इस्मिया, और एक होता है जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया जो होता है यानी उसमें सिर्फ इस्म होते हैं, फेल होता है तो वो फेल नाकिस होता है। जैसे अहमद बहादुर है, या असलम बीमार है, इसमें कोई एक्शन नहीं बताया जा रहा, सिर्फ स्टेट को बताया जा रहा है। तो ये जो अहमद बीमार है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये सारे नहीं होते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, इनमें ये समझ रहे। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, लेकिन उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट इंग्लिश में नहीं होता इसका, तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये चीज ये समझना होता है कि हर जुमले में ये नहीं कि आपने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ही होते हैं। वैसे भी यहाँ पे कहा है कि इट मे आल्सो हैव एन ऑब्जेक्ट, शायद इसका ऑब्जेक्ट इट मे आल्सो हैव यानी ऑब्जेक्ट हो सकता है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब तो मस्ट है, ऑब्जेक्ट हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ये एक बात समझना है आपने। अब exercise है, read the given paragraph carefully and identify the subject, verb and object in each sentence. Underline the subject once, the verbs twice and circle the object. तो मैंने कलर से कर दिया है, यानी इसको आइडेंटिफाई करना सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के जरिए। हमेशा याद रखें सबसे पहले आपने जो आइडेंटिफाई करना है वो आपका वर्ब होना चाहिए। जब आप वर्ब को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आपको पता है कि ये एक्शन होता है और ये फॉर्म है उसकी, वर्ब की पहचान कर लें। अब आपने वर्ब के साथ, जैसे विजिटेड है, इसके साथ शुरू में क्वेश्चन बनाना है, हु आर व्हाट विजिटेड, हु आर व्हाट विजिटेड, इसके आगे क्वेश्चन मार्क पुट कर देना है। अब इसका जो आप सेंटेंस, इस इंफॉर्मेशन से, इस थॉट से जो रिप्लाई मिलेगा हु और व्हाट का, वो आपका सब्जेक्ट होगा। हु और व्हाट विजिटेड, जारा एंड हर फ्रेंड्स विजिटेड। अब जब आपने सब्जेक्ट को फाइंड कर लिया, सब्जेक्ट के लिए जो क्वेश्चन बनाया वो हु और व्हाट था। अब आपने जो ऑब्जेक्ट का बनाना है वो कैसे बनाना है? जारा एंड हर फ्रेंड्स विजिटेड, यहाँ पे whom
आर व्हाट, whom आर व्हाट। यहाँ पे who आर व्हाट सब्जेक्ट में, whom आर व्हाट ऑब्जेक्ट में होना है। ज़ारा एंड हर फ्रेंड्स, Zara and her friends visited what or whom? So the new museum, Zara and her friends visited the new museum. अब ये जो द न्यू म्यूजियम है, विजिटेड व्हाट, ये इसका आंसर है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इन टाउन ये ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, ये याद रख लें। प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आ रहे होते हैं ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं और ये आमतौर पे ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ मैनर, ये आमतौर पे ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते, कंफ्यूज नहीं होना। एक्सप्लोर्ड, यहाँ पे फिर वही हु आर व्हाट एक्सप्लोर्ड, दे एक्सप्लोर्ड, they explored what are whom, they explored what are whom various exhibits and learned about what ancient civilizations। अब यहाँ पे जो है इसका भी learned about का सब्जेक्ट भी वही है, दे learned about, दे को omit कर दिया जाता है दोबारा, यानी उसी रेपिटेशन से हटाने के, रेपिटेशन है इसलिए उसको नहीं लिखा जाता। The tour guide explained who or what explained, the tour guide explained, the tour guide explained what or whom, the tour guide explained the history of each artifact, explained what, the history of each artifact। तो ये उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इन ग्रेट डिटेल, इन ग्रेट डिटेल जो है उसको ऑब्जेक्ट का हिस्सा ना बनाए। आफ्टरवर्ड्स ज़ारा बोट, अब ये बोट है, हु और व्हाट बोट, मतलब किस इंसान ने या किस जानवर या किस चीज ने खरीदा, तो ज़ारा बोट, इसका जो जवाब आया वो ज़ारा बोट, यानी हु बोट, ज़ारा बोट। तो जो हु है का जो रिप्लाई होता है वो क्या होता है, वो हमेशा सब्जेक्ट होता है। ज़ारा बोट व्हाट अ सोवेनियर, तो ज़ारा ने एक सोवेनियर खरीदा, एक शील्ड खरीदी। अब ये इसका क्या हो गया ऑब्जेक्ट। फ्रॉम द गिफ्ट शॉप, ये बोट तो उसने व्हाट, ओके, ये देखना है ज़ारा बोट वेयर, इसका जो जवाब होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। व्हाट आर whom, इसका जो रिप्लाई होता है वो when, ज़ारा बोट when, ज़ारा बोट वेयर, ज़ारा बोट हाउ, इनके जो जवाब होंगे वो ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, सिर्फ जो ऑब्जेक्ट होगा वो जवाब होगा who or whom का, who or whom का। her friends admired, अब who admired या what admired, who admired, her friends admired, her friends admired who or what, whom, her friends admired whom or what, her friends admired the beautiful paintings and sculptures on display। Everyone enjoyed, who enjoyed, everyone enjoyed, everyone enjoyed what, the visit, everyone enjoyed the visit and promised to return soon, promised what, to return soon। टू रिटर्न जो है, प्रॉमिस टू, ये याद रख लें, ये जो इन्फिनेटिव होता है ये हमेशा ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है अगर वर्ब के बाद होता है, और अगर वर्ब से पहले हो तो फिर साफ सब्जेक्ट जो शुरू में आया तो फिर ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर इन्फिनेटिव इस्तेमाल होता है, इसके अलावा इसका कोई और इस्तेमाल तो होता नहीं है। और बाद से मैंने गाइड को देखा है तो एक आध गाइड जो है मेरे पास तो एक आध ही पड़ी है जिसको मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि कहीं ये क्या क्या पढ़ा है, इनका क्या तरीका है, तो उसमें गलत लगा हुआ है, उन्होंने टू रिटर्न को ऑब्जेक्ट में नहीं आइडेंटिफाई किया है। तो ये अगर आपके पेपर में आ गया तो आप तो एवरीवन एंजॉयड द विजिट एंड प्रॉमिस टू रिटर्न सून, तो टू रिटर्न को अगर इस सेंटेंस में से आ गया तो आपने टू रिटर्न को ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ये हमेशा जो टू इन्फिनेटिव होता है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर या सब्जेक्ट के तौर पर ही तो इस्तेमाल होता है, यानी ये वर्ब शर्ब यहाँ पे नहीं होता बल्कि ये नाउन होता है फिर, और नाउन जो है वो हमेशा सब्जेक्ट या
ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसी वजह से तो ये इन्फिनेटिव कहला रहे होते हैं ना। अब बहरहाल मैंने इन्फिनेटिव पे बहुत ज्यादा वीडियोस डाली हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और जो टेक्निक मैंने बताई है सब्जेक्ट वर्ब से सब्जेक्ट पहचान करने की और ऑब्जेक्ट पहचान करने की, उस पर अमल करके आप इसको करें। आगे है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, एक डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। द इंडिपेंडेंट क्लॉज can stand alone as a complete sentence while the dependent clause cannot। अच्छा, ये बातें हैं बस। बैर इतना आप याद रखें, जो इंडिपेंडेंट क्लास होती है वो एक मेन क्लास होती है, और जो डिपेंडेंट क्लास होती है वो उसी को एक्सप्लेन कर रही होती है। और साफ ज़ाहिर है जो एक्सप्लेन वाला हिस्सा होता है वो अकेला तो हो नहीं सकता, वो तो सिर्फ उसके वजाहत होती है मेन क्लास की, प्रिंसिपल क्लास की। यानी अगर आप दोनों जुमलों में देखेंगे तो एक ही कंप्लीट थॉट होती है और एक कंप्लीट थॉट नहीं होती है। डिपेंडेंट क्लॉज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये याद करने की बात होती है, ये समझने वाली बात है कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है, किसी भी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ भी अगर आप ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा देंगे तो उसका स्टेटस डाउन होकर डिपेंडेंट वाला बन जाएगा। यही होता है बस। बिकॉज ऑल दो, सिंस, इफ, व्हेन, व्हाइल एंड सो ऑन, इस तरह के जो हैं वो लगाए जाते हैं। तो देखिए, इट वाज रेनिंग, ये एक कंप्लीट थॉट है। इट वाज रेनिंग कंप्लीट थॉट होती है, समझ आ जाती है बात की कि इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी, ये पूरा जुमला होता है। लेकिन जैसे ही आपने इसके साथ बिकॉज को लगाया तो बिकॉज ने इसका स्टेटस जो है डिमोट कर दिया, वो इसको डिपेंडेंट और ताबे बना दिया। अब ये सोच जो है वो ताबे हो चुकी है, डिपेंडेंट हो चुकी है। बिकॉज इट वाज रेनिंग, अब ये कंप्लीट थॉट नहीं है, इसको कंप्लीट होने करने के लिए इसे किसी और की जरूरत पड़ती है। अब इसको कंप्लीट होने के लिए आगे बाकी जुमले इसी में, वी स्टेड इनडोर्स। अब ये जो वी स्टेड इनडोर्स, अब ये बात एक कंप्लीट है, इसको आप आमतौर पे अलग इस्तेमाल करते होते हैं, अलग जुमलों में, अलग तरीरों में ये पूरा इसी तरह इस्तेमाल हो जाता है। जबकि ये ऐसे इतना, इसके बाद आप फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, ये बात समझना है। यानी इसके बाद आप फुल स्टॉप लगा दें, इसको हटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ आप फुल स्टॉप लगा के बात को खत्म नहीं कर सकते, बिकॉज इट वाज रेनिंग फुल स्टॉप लगा दें तो किसी को वो बात समझ। तो यही डिपेंडेंट क्लास की निशानी होती है। सबसे बड़ी निशानी जो इसकी है, एक तो ये होता है कि इसमें सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से शुरू होती है, ये याद रखना है। क्लास होती क्या है, क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, दोनों कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। ये ना हो कि आप क्लास कुछ और समझना शुरू कर दें। नीचे अलग से करके, व्हेन द बेल रैंग, व्हेन द बेल रैंग, अब ये देख लें व्हेन साफ है, व्हेन द बेल रैंग तो व्हाट हैपेंड। अब साफ है यहाँ पे आप फुल स्टॉप तो लगा नहीं सकते, व्हेन द बेल रैंग और फुल स्टॉप बात खत्म नहीं। द स्टूडेंट लेफ्ट द क्लासरूम, ये स्टूडेंट लेफ्ट द क्लासरूम, ये आमतौर पे आप फुल स्टॉप के साथ लगाते रहते हैं, ये कंप्लीट थॉट होती है, इसके लिए आपको और कुछ जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब आप व्हेन से कोई सेंटेंस शुरू करेंगे तो वो ऐसे नहीं कि व्हेन द बेल रैंग और आप गए बस फुल स्टॉप। जी, यही जो डिपेंडेंट है, अब इसको ये देखें, ये डिपेंडेंट है, डिपेंड कर रही है, तो ये मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास इसके लिए लगाना फिर जरूरी होगी। और ये जो है, ये भी समझ लें, द स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास रूम, इसकी ये वजाहत ही है, एक्सप्लेनेशन ही होती है। Okay, identify the complex sentences within the paragraph and underline the subordinate clauses। वो कहता है identify the complex sentences within the paragraph and underline the subordinate clauses। आप इसको identify करके आपने subordinate clauses को underline कर देना। अब देखिएगा, I woke up early this morning because the sunlight was streaming through my window। because से शुरू हो रही है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रही है, लिहाजा ये सारी की सारी जो क्लास है वो डिपेंडेंट क्लास है। आफ्टर रबिंग द स्लीप फ्रॉम माई आईज, अब ये जो आफ्टर है ये प्रीपोजिशन होता है, लिहाजा आफ्टर रबिंग द, वैसे भी इसमें जो है बाद बच्चे होते हैं कॉमा लगा खड़ा है तो आप वो समझते हैं ये भी कोई क्लास है। ये क्लास नहीं है, ये फ्रेज है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है इसका। आप देखिए आफ्टर रबिंग, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, तो ये चीज आ। आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ जॉगिंग इन द पार्क नियर बाई डिस्पाइट द चिली ब्रीज। अब यहाँ भी ये डिस्पाइट का लफ्ज आ रहा है, ये शायद बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि शायद ये भी कोई सब है या नहीं है, उसको छोड़े, पहले उसको ये देखें कि क्या इसमें सब्जेक्ट क्लास है, ऐसे ही कोमा से पहले खड़ी है, क्या इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है या नहीं है।
तो लिहाजा ये ना तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है और ना डिस्पाइट जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, ये प्रीपोजिशन होता है। इसलिए इन चीजों को हर तरह से आप समझ के रखें कि बाद का चलो डिस्पाइट का नहीं पता, लेकिन आगे क्लास तो होनी चाहिए ना, ये तो क्लास भी नहीं है, बस इस चीज का ध्यान रखना है। ये पूरा जुमला ऐसे चला जाएगा। वाइल रनिंग, अब बुक वाले ने, मैंने देखा गाइड वाले ने, उसने वाइल रनिंग को जो है सब ऑर्डिनेटिंग क्लास में नहीं शामिल किया है, जबकि ये है। और इसकी ये रीजन है, वाइल रनिंग में जो है वाइल आई वाज रनिंग, आई वाज को ओमिट कर दिया गया है। अंडरस्टूड एक होता है, कॉन्टेक्स्ट यही बताएगा, वाइल रनिंग यानी वाइल आई वाज रनिंग। आई सा माई फ्रेंड जारा, मैंने अपनी सहेली या अपने दोस्त, अपनी सहेली सहारा जारा को देखा। वाइल आई वाज रनिंग आई सा माई फ्रेंड जारा, मैंने अपनी सहेली जारा को देखा, अपनी दोस्त जारा को देखा। अब वाइल आई वाज रनिंग क्यों उसने कमेंट करके वाइल रनिंग कर दिया। अब बात ये है कि ये जो मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है येलो से, वाइल यानी कि आपका कंजंक्शन भी है इसमें और आपका जो है सब्जेक्ट वर्ब भी है। आई वाज रनिंग यानी आई सब्जेक्ट और वाज रनिंग यानी पूरी क्लास इसमें है, क्लास भी है और कंजंक्शन भी शुरू में है, तो ये डिपेंडेंट क्लास है। वाइल रनिंग डिपेंडेंट क्लास है। अब एक्सक्लूड नहीं कर देना, बुक वाला गाइड वाले इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं तो सावधान, बच्चे भी वैसे चलते होते हैं, तो आप इस पे मजीद सर्च कर सकते हैं। इंटरनेट के दौर में भी अगर आप ऐसी चीजों को यानी कि सोचे समझे बगैर चलेंगे तो मसले। आई सा माई फ्रेंड जारा, अब यहाँ पे वो कहता है जारा को, फिर एक्सप्लेन कर रहा है जारा कौन, जारा हु वेव्ड एंड ज्वाइंड मी फॉर अ फ्यू लैप्स अराउंड द पार्क। अब ये जो हु वेव्ड एंड ज्वाइंड मी ये भी क्लास है, लेकिन याद रखें ये जो हु से शुरू हो रही है, हु कोई कंजंक्शन नहीं होता, यानी ये सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन नहीं होता, बल्कि ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। हु, व्हाट, whom, which, ये जो हैं रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। और ये लेकिन जब ये भी जुमले में आते हैं तो क्लास जो बनती है वो डिपेंडेंट क्लास ही बनती है। जो क्लास इनसे बनती है वो डिपेंडेंट क्लास ही बनती है। और ये हु यहाँ पे बजाते खुद सब्जेक्ट होगा, वेव्ड उसका वर्ब होगा, यानी सब्जेक्ट वर्ब हो गया। हु का डुअल काम यानी हु वेव्ड, इस वजह से यानी कि ये सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, क्लास भी है, लेकिन ये डिपेंडेंट है क्योंकि ये अकेली खड़ी नहीं हो सकती। और हु से मतलब हु कौन, जारा को एक्सप्लेन कर रही है, तो लिहाजा ये जारा को साथ ही जारा के बाद लगेगी तो ही इसके कोई मानी होंगे ना। तो ये डिपेंडेंट क्लास है, लेकिन ये क्लास जो है डिपेंडेंट है लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रही है। नहीं तो जो आमतौर पे हमने क्लासेस देखनी है डिपेंडेंट, वो हमेशा हमेशा शुरू होनी है सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन से। ये थोड़ा उससे हटकर है, इसको ध्यान में रखना है। अब ये एक जुमले में दो डिपेंडेंट क्लासेस हैं, ये भी ध्यान में रखना है, एक वाइल रनिंग और एक ये। बिकॉज वी बोथ लव एक्सरसाइजिंग आउटडोर्स, अब सादर बिकॉज से है और वी सब्जेक्ट है और लव वर्ब भी है। तो यानी ये सब्जेक्ट वर्ब और सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन तो ये भी आपके सामने है। उसके बाद आल्दो इट वाज स्टिल अर्ली, इट वाज यानी वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और आल्दो से हो गया, तो उसके बाद ये भी आपका डिपेंडेंट क्लास है। ये मैंने आपको सारी जो है, बाकी आप पढ़ लें जुमला आपको समझ आ जाएगी कि जो सब कुछ मैंने आपको बताया कि डिपेंडेंट क्लास क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है। डिपेंडेंट क्लास जो होती है वो उसके बाद आप फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, यानी बात पूरी समझ नहीं आएगी आपको। उसके लिए आपको कॉमा या किसी और हिस्से से जोड़ना होगा, जुमले का बाकी हिस्सा और मालूमात चाहिए होगी। मेन क्लास उसके लिए चाहिए होगी, प्रिंसिपल क्लास जिसको भी कहते हैं, या इंडिपेंडेंट क्लास वही होती है। और जो डिपेंडेंट क्लास होती है वो शुरू हमेशा होती है, आप ये ध्यान में रख लें, या तो वो इनसे शुरू होती है जो होते हैं, क्या नाम है उसका, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और या फिर वो शुरू हो जाती है उससे रिलेटिव प्रोनाउन से। रिलेटिव प्रोनाउन से बहुत कम होगी, सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन वाले ज्यादा है। एक ही इसमें इस्तेमाल हुई है, बाकी तो जितनी हमने देखा है उसमें कोई ये नहीं आए थे। तो उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा होगा, आपके लिए मुफीद भी हुआ होगा।